नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 1 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट दिसंबर 2021 में कुल 23 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया था, जिसमें से ये 12वें शिफ्ट का पेपर है। अगर आप सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको 6 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें 6 सेक्शन से जो अलग अलग सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी शिफ्टों के 23 शिफ्टों का अलग अलग पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वीडियो के समाप्त होने के बाद से डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। पैराग्राफ के प्रश्नों को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विधि यह है कि पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए, फिर पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ 2 से 3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है, जो कि ग्रामर बेस्ड प्रश्न होते हैं। तो कई बार ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं बचता है पैराग्राफ पढ़ने के संदर्भ में, तो अगर डायरेक्टली आप प्रश्नों को देखेंगे तो कम से कम 2 से 3 वो ग्रामर वाले प्रश्न है वो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे और पैराग्राफ बिना पढ़े। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। इस पर आधारित जो अगला प्रश्न पूछा गया था 92 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, संज्ञाओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी है। 94 नंबर का प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है का आशय क्या है, मतलब इस लाइन का आशय क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसके बहुत से समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया था 96 नंबर का, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दिया गया है किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, ये पहला ऐसा प्रश्न है अभी तक के इस पैराग्राफ पर आधारित जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग के नियम बदल थोड़ी जाएंगे पैराग्राफ के अनुसार। तो पूछा गया कि अव उपसर्ग किसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, उपसर्ग क्या होता है, किसी मूल शब्द जिसका पहले से कुछ अर्थ है उसमें उसके पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है। तो देखिए, अवधारणा में अगर बात करें तो धारणा यहाँ पर मूल शब्द है, और नीति की बात करें तो यहाँ पर देखिए नीति यहाँ पर मूल शब्द है। अवकाश की बात करें तो अवकाश यहाँ पर मूल शब्द है, लेकिन अवधि की बात करें तो यहाँ पर धी केवल ये कोई मूल शब्द नहीं होता है। तो ये चूंकि यहाँ पर अव जो है वो उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, चूंकि नहीं वाला ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 अवधि इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 97 नंबर का, इसमें पूछा गया था, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो इतिहास में हम लोग इक प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? इतिहास में जब इक प्रत्यय लगेगा तो ऐतिहासिक बन जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया था कि किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इक प्रत्यय का प्रयोग करके इतिहास को ऐतिहासिक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इक इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ये भी प्रश्न ऐसा था जिसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। बात करेंगे 98 नंबर प्रश्न की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है। तो वैज्ञानिक में मूल शब्द ज्ञान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वतंत्र का संधि विच्छेद होगा स्वधन तंत्र, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। तो इस पैराग्राफ पर आधारित 4 ऐसे प्रश्न आपने देखा जिसको सॉल्व करने के लिए आप को पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये पहले प्रश्नों को देखने का आपको यही लाभ होता है कि डायरेक्टली आप इस प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे और आपका समय बचेगा। अब चलिए, बाकी के जो 5 प्रश्न हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना ही होगा। तो अब चलिए पैराग्राफ को पढ़ते हैं। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। तो क्या मुश्किल है? ये समझना मुश्किल है कि शून्य जो है वो एक से भी छोटा है। आगे पढ़िए। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। सबसे पहले किसने मान्यता दी? तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, भारत ने मान्यता दी है। अगर हम शून्य को 1 और 2
और 3 संख्याओं के तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। एक प्रश्न में पूछा गया था शून्य को समझना कठिन क्यों है। इसलिए कठिन है क्योंकि हम इसको मूर्त चीज़ों से संबंध नहीं कर पाते। जैसे कि एक कोई वस्तु है तो एक कोई वस्तु आप दिखा सकते हैं कि मान लीजिए एक आम है तो वो एक को रिप्रेजेंट करेगा, 2 आम है तो 2 को रिप्रेजेंट करेगा, 3 आम है तो 3 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन शून्य कैसे आप दिखाएंगे। तो ये मूर्त अवस्था में चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती, इस वजह से इसे समझना थोड़ा कठिन होता है। तो चलिए अब प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो पहला देखिए, शून्य प्रकृति प्रदत्त है, तो ये गलत है क्योंकि शून्य प्रकृति ने नहीं दिया है, ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है, शून्य को आविष्कार किया, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, शून्य मानव जनित आविष्कार है, तो ऑप्शन नंबर 2 पैराग्राफ में मेंशन किया गया था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है। तो पैराग्राफ में मेंशन किया गया था कि शून्य 1 से छोटा है, ये समझाना अवधारणा सबसे कठिन है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 93 की, पूछा गया है कि विश्व में किसने सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी। तो सबसे पहले भारत ने मान्यता दी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 94 की, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, इसका आशय क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है। जैसे कि वहां पर लिखा गया था कि मूर्त चीज़ों को, जैसे आम हो गया, सेब हो गया, इसके तौर पर हम लोग शून्य को नहीं दिखा सकते कि कितने आम है, शून्य आम आप नहीं कहते हैं। तो ये इस दिखाई भले नहीं देता है लेकिन इसका अस्तित्व है। तो ये एक तरीके से शून्य एक ही समय में अमूर्त विचार और वास्तविकता दोनों है, इसका अर्थ ये इसी सेंस में आएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 95 की, पूछा गया था शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा। तो इसे इसलिए नहीं समझा क्योंकि मूर्त चीज़ों से शून्य की संबद्धता ना होना, क्योंकि कोई भी वस्तु को दिखा करके हम लोग संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर आम बना है तो ये एक संख्या है, यहाँ पर 2 आम बना है तो ये 2 संख्या है, लेकिन शून्य को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई संख्या से उसका संबद्ध हम लोग कर ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि शून्य की अवधारणा आने पर भी बहुत समय तक लोगों ने इसे विश्वास नहीं किया, इस पर संख्या समझा ही नहीं इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए कविता पर आधारित पूछा गया था, इसको भी हम लोग पैराग्राफ की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 101 आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, धरती को कौन डुबोना चाहता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 103 की, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पूछा गया था धरती अनमोल है, भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और इस पर आधारित जो अंतिम प्रश्न पूछा गया था आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है। तो देखिए, पहला दिया गया गरज गरज, दूसरा दिया गया भूचाल भूकंपो, तीसरा दिया गया उभर उभर और चौथा दिया गया है डूब डूब। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला शब्द और दूसरा शब्द सेम है, यहाँ पर भी देखिए दूसरा पहला सेम है, यहाँ पर भी सेम है। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 की, तो देखिए भूचाल और यहाँ पर ये अलग अलग दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए कविता को पढ़ते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको, भीषण बादल आसमान में गरज गरज कर, धरती को ना कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर, उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट ना सकी। तो अब चलिए प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है, तो इस पद्यांश में मुख्यतः धरती की बात की गई है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। तो देखिए, प्रलय भी धरती पर आता है तो ये उपयुक्त है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। भूचाल भी धरती पर आ सकता है, भूकंप भी धरती पर आता है, लेकिन सिंधु यहाँ पर उपयुक्त शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो उपयुक्त नहीं है वहीं आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 102 की, दिया गया था धरती को कौन डुबोना चाहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, धरती को अत्यधिक वृष्टि यानी कि वर्षा, अत्यधिक वर्षा डुबोना चाहती है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, धरती अनमोल है, भाव पद्यांश के किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं, मोल नहीं ले पाए इसको, यानी कि जिसका कोई मोल ही नहीं है वो अनमोल है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था इस पर आधारित, सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए उदधि भी सिंधु का पर्यायवाची होता है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि निगेटिव पूछा गया था। सागर भी होता है, जलधि भी होता है, लेकिन अगर बात करें जलद तो ये सिंधु का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। देखिए टीचर खुद मदद करना चाहते हैं और शब्दावली बच्चों को सिखाने में, तो चलिए चौथे विकल्प से हम लोग शुरू करते हैं। चौथा विकल्प दिया गया है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। तो पाठ्य पुस्तक में टीचर कहाँ उसकी मदद करे, वो तो किताबों को ही केवल पढ़ेगा, टीचर उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा पाठ्य पुस्तक के उपयोग में, तो ये आपका निगेटिव था, उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए लिखित अभ्यास का प्रयोग, बार बार लिखने की बात की जा रही है, तो इसमें भी टीचर का कोई रोल नहीं है, जबकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि टीचर उसकी मदद करना चाहता है, शिक्षक विद्यार्थी को शब्दावली सीखने में मदद कर रहा है, ठीक है, मदद करना चाहता है, तो इसमें भी टीचर का कोई रोल नहीं था। दूसरा देखिए दोहराओ ड्रिल का प्रयोग, बार बार अभ्यास करना, यानी एक ही चीज़ को रिपीट कर करके लिखना, तो इसमें भी टीचर का कोई रोल नहीं है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए कहानी और चित्रों का प्रयोग। देखिए कहानियों का प्रयोग जब टीचर के द्वारा किया जा रहा होगा, बच्चों को कहानी सुनाई जा रही होगी, तो इसमें टीचर का भी रोल है, और साथ ही साथ नई नई कहानी जब बच्चे सुनेंगे तो जो नए नए शब्द आएंगे, इससे उनके शब्दावली में भी वृद्धि होगी, बच्चों के शब्दावली में, तो इसमें टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहा है और बच्चे नए शब्द भी सीख रहे हैं, तो यही आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है। तो देखिए बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि देखिए एक कक्षा में अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हो सकते हैं जिनकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है, तो सभी की मातृभाषा का यहाँ पर सम्मान करना चाहिए, यानी टीचर के द्वारा सभी को उनकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबकी मातृभाषा को सम्मान किया जाता है, ऐसा नहीं है कि बच्चे सभी की मातृभाषा को सीख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए 5-6 अगर मातृभाषा, कोई पंजाबी बालक होगा, कोई उड़िया भाषा बोलने वाला, कोई मलयालम होगा, कोई तमिल बोलने वाला होगा, कोई हिंदी बोलने वाला होगा, तो क्या ये संभव है कि एक बालक को सभी भाषाएं सिखाई जा सके? नहीं संभव है। इस वजह से टीचर का यहाँ पर रोल ये है कि सबके भाषाओं का सम्मान करते हुए सबको अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्त, यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने, कम्युनिकेट करने का मौका दे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा था कि एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है, तो चौथे विकल्प से शुरू करेंगे। चौथा विकल्प दिया गया नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत भाषा के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना, तो नौकरी बहुभाषिकता का कोई रोल नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा देखिए शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, तो यहाँ पर शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग शिक्षण अधिगम के लिए करना बहुभाषिकता नहीं है, बल्कि सबकी भाषाओं का सम्मान करना यहाँ पर ऑप्शन होगा, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा देखिए शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। देखिए क्या ये संभव है कि बच्चे सबकी लैंग्वेज को सीख पाए? अलग अलग पृष्ठभूमि से जब बच्चे आ रहे हैं तो सबकी मातृभाषा अलग है, तो क्या ये संभव है कि सबकी भाषा को सीखा जा सके? संभव ही नहीं है, तो ये निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, यानी कि अलग अलग मातृभाषा भले ही बच्चों की है, लेकिन सबकी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए ही उनको बच्चों को एक तरीके से शिक्षण अधिगम कराया जाए, और साथ ही साथ वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर पाएं, तो यही बहुभाषिकता का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता से पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? मतलब कि मान लीजिए कोई कॉन्टेक्स्ट है, कोई पैराग्राफ है जिसमें विशिष्ट सूचना निकालने के लिए बारीकी से उस पैराग्राफ को पढ़ा जा रहा है, तो मान लीजिए कि कोई वर्ड उस पैराग्राफ में ऐसा आया होगा जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, अंग्रेजी में अर्थ नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं कि पूरे पैराग्राफ के संदर्भ में उसका अर्थ क्या हो सकता है ये आप अनुमान लगाते हैं, तो इसी को आधार बनाते हुए देखिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुमानिक, यानी कि विशिष्ट सूचना निकालने के लिए आप अनुमान लगाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? तो देखिए भाषाई मौखिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? तो बहुभाषावाद के बारे में अभी हमने देखा कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हुए बालकों के जो मातृभाषा है उनको सम्मान देना टीचर के द्वारा, और साथ ही साथ सभी को अपनी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका देना। तो इसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं? पहला विकल्प देखिए दिया गया है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण,
देखिए, समृद्ध शब्दावली का मतलब क्या हुआ, अलग अलग पृष्ठभूमि से बालक आए हुए हैं। मान लीजिए कोई उड़िया का है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, तो यहाँ पर सबकी लैंग्वेज का शब्दावली अलग अलग हो सकता है। तो यही कह रहा है कि समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण हो सकता है बहुभाषावाद के लाभ। तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव था, क्योंकि अलग अलग शब्दावलियाँ सुनने को मिलेंगी बच्चों को कक्षा में, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था। दूसरा देखिए, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णु और सम्मान। देखिए, अब जो पंजाबी पृष्ठभूमि से आया हुआ बालक है उसकी संस्कृति अलग है, जो मलयालम पृष्ठभूमि से बालक आया हुआ है उसकी संस्कृति अलग है, जो हिंदी बोल रहा है उत्तर प्रदेश का या फिर बिहार का उसकी संस्कृति अलग है, जो उड़िया बोल रहा है उड़ीसा से आया हुआ है उसकी संस्कृति अलग है। तो जाहिर सी बात है सबकी संस्कृतियाँ एक समान एक कक्षा में एक ही छत के नीचे बैठ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सहिष्णुता होगी और एक दूसरे के संस्कृति के प्रति सम्मान विकसित होगा। तो ऑप्शन 2 भी बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा देखिए, सीमित रोजगार के अवसर। अब देखिए, मान लीजिए यूपी का कोई बालक है, जब उसकी नौकरी लगी अगर कहीं मान लीजिए जाकर के साउथ में, तो अगर वो साउथ के छोटे मोटे शब्दावलियों को बारे में पहले से जान रहा है, अगर बहुभाषावाद के लाभ के तौर पर, मतलब कि पहले से वो इन सभी तमिल तेलुगु लैंग्वेजेस के थोड़े बहुत शब्दों को जान रहा है, तो निश्चित तौर पर अगर यूपी के बालक की नौकरी अगर साउथ में लग रही है तो उसको लाभ ही मिलेगा, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि सीमित रोजगार के अवसर, तो ये रोजगार के अवसर को सीमित नहीं करेगा बल्कि और बढ़ाएगा कि आप अन्य भाषाओं को भी जान रहे हैं। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, पराभाषिक जागरूकता। परा मतलब क्या होता है, दूसरे की, और भाषिक मतलब की भाषा जागरूकता, यानी दूसरे की भाषा के बारे में जागरूक होने के लिए दूसरे की भाषा के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव था, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा विकल्प सही हो जा रहा है, पहला, दूसरा और चौथा सही है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या फिर बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या फिर करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? तो इस प्रकार के वाचन को आंतरिक भाषण कहते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कल सीटेट का एग्जाम है, तो आप क्या करते हैं कि आप अपने अंदर ही बात करने लगते हैं कि कल मुझे परीक्षा में सम्मिलित होना है, इसके लिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आज ही रख लेता हूँ, जैसे कि एडमिट कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया, एक पेंसिल हो गया या फिर पेन हो गया। तो ये सभी क्या है, आप अपने अंदर ही बात कर रहे हैं, तो ये आंतरिक भाषण होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन 2 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कई जगह लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब अपने कार्यों की योजना बना रहे होते हैं और बोलते रहते हैं तो उसको निजी भाषण या फिर निजीवाद कहा गया था, लेकिन यहाँ पर ये उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब बच्चे होते हैं वो बोल करके जो अपनी योजना बना रहे होते हैं वो बोलते भी हैं, यानी दूसरा व्यक्ति सुन सकता है। लेकिन प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो बच्चा है या फिर बच्ची है वो भाषा तो बोल रहा है, अपने आप कार्यों को निर्देशित तो कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उसको सुन नहीं पा रहा है, दूसरा व्यक्ति नहीं सुन पा रहा है। इस वजह से यहाँ पर निजी भाषण ना होकर के आंतरिक भाषण आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सटीक उत्तर होगा। अगर दूसरा कोई सुन लेता तो ये निजी भाषण होता, लेकिन अगर सुन नहीं पा रहा है तो ये आंतरिक भाषण होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? तो ऑप्शन नंबर 2 उपयोगिता विज्ञान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिशुओं के भाषा के विकास के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें। कथन अ दिया गया है, शैशव अवस्था में बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि बच्चे वयस्क मानव की तरह अपनी भाषा को बोल नहीं पाते हैं, वो अपने हाव भाव से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे होते हैं शैशवावस्था में, ठीक है। तो ये इनकी जो वाक नली है वो वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कथन ब दिया गया कि 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव के वाले बबलानों में संलग्न है। ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है 9 महीने में जब बोलना शुरू करता है तो पहले पापा का केवल पा, माँ, चा, ऐसे केवल पहला जो वर्ण होता है बस उसी को बार बार दोहराता रहता है, ठीक है, उसी को बार बार दोहराता रहता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था और आपका उत्तर होगा, यानी दोनों यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अ और ब दोनों सही है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पहले उसका चयन करते हैं, फिर संहिताकरण करते हैं। संहिताकरण मतलब कि संग्रह करना, यानी कि जो बोली है उसको मानक बोली होने के लिए उसकी एक तरीके से
एक तरीके से संग्रहण करते हैं, उसके सभी जो भी वर्ण हैं उसका संग्रह करते हैं। ठीक है, तो ये संहिताकरण हो गया और उसके बाद से उद्देश्य का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं अ और ब। इनको पढ़ करके आपको सही और गलत को चुनना है। पहला विकल्प देखिए, कथन अ दिया गया, स्टेटमेंट अ दिया गया है, किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि क्षेत्रीय किसी छोटे क्षेत्र में जो भाषा बोली जा रही है उसे हम लोग बोली बोलते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषाओं में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो ये निगेटिव है, गलत उत्तर है। क्यों? क्योंकि ये बोली के लिए जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्र से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, छोटे क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से ये नेगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। यानी कि अ सही है, ब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, अ सही है और ब गलत है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर देखिए, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी, और वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषण में इस भिन्नता को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। देखिए, एक ही आदमी है, अपनी पत्नी से भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है? जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से, यानी जो उसके साथ काम कर रहा है, उससे कैसे बोल रहा है कि जाने का समय हो गया है हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। और वरिष्ठ नियोक्ता जो उसका एम्प्लॉयर है, सीनियर एम्प्लॉयर है, उससे ये बात कह रहा है कि महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। तो ये भिन्नता कि लोगों से किस प्रकार से हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, ये किस रूप में जानी जाती है? तो ये रजिस्टर के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग, कनिष्ठ मतलब कि जूनियर वर्ग से, और 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग यानी कि सीनियर वर्ग से होना चाहिए, जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों यानी कि जूनियर की हेल्प कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि ग्रुप में 4 बच्चे रहेंगे, जिसमें से 3 जूनियर रहेंगे और 1 सीनियर रहेगा। ये इस सिद्धांत पर आधारित है कि देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने ये बताया था कि हम लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन अंतःक्रिया के माध्यम से उसी बंदे से सीखेंगे, उसी व्यक्ति से सीखेंगे जो हमसे कुछ ज़्यादा जानता हो। जाहिर सी बात है, अब हमारा लेवल जितना है, आपका लेवल भी मान लीजिए उतना ही है, तो क्या मैं आपसे सीख पाऊंगा? नहीं सीख पाऊंगा। अगर आप मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा जान रहे हैं तभी मैं आपसे कुछ सीख पाऊंगा, या फिर अगर मैं आपसे कुछ थोड़ा कम जान रहा हूं तभी मैं आपसे कुछ सीख पाऊंगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, जो सीनियर पर्सन है वो थोड़ा ज़्यादा जान रहा होगा जूनियर पर्सन से, इस वजह से एक सीनियर पर्सन को रखा गया है, ताकि अगर जूनियर पर्सन कहीं फंस जाए किसी मुद्दे पर तो सीनियर पर्सन उसकी हेल्प कर दे। तो ये लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए, दिया गया है, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसके स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। अब देखिए, बालक मान लीजिए बहुत ज़्यादा अगर अनुचित व्यवहार किया तो क्या उसको स्व अनुशासित होने तक वेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, उसे सभी के सामने बात करेंगे। देखिए, ये विकल्प निगेटिव है। सबके सामने बात करने से ये होगा कि बच्चा हो सकता है कि हीन भावना का शिकार हो जाए कि सारी कक्षा के बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। तो सबके सामने बात करना पॉजिटिव नहीं है, आप उसको अलग से बात कर सकते हैं। तो ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे। तो ये भी तीसरे की तरह ही विकल्प है कि आप जब सभी कक्षा के सामने उसको डांट रहे होंगे, उसको चिल्ला रहे होंगे उस पर, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक तरीके से शर्म महसूस करेगा पूरी कक्षा के दौरान, और हो सकता है कि वो इस प्रकार की अवधारणा अपने मन में बैठा ले कि पूरी कक्षा में मेरी बेइज्जती हो गई, और अब वो कक्षा में कभी ध्यान ही हो सकता है कि ना लगा पाए अधिगम में। तो ये बच्चे के लिए निगेटिव होगा, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, उससे बात करेंगे। अब उससे बात करने का मतलब ये हुआ कि उससे अकेले में भी बात कर सकते हैं। तो ये बच्चे में उस प्रकार की अवधारणा विकसित नहीं करेगा कि पूरी कक्षा में मेरी बेइज्जती हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और यही आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, संरचना या फिर नियम कहने का मतलब कि ये संरचनात्मक उपागम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि
भाषा की संरचना आप स्वयं कर रहे हैं, तो ये संरचनात्मक उपागम होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। दोस्तों हम लोग पेपर के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस पेपर का अंतिम प्रश्न पूछा गया था संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, यानी कि संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन से संबंधित कम्युनिकेट करने की बात की जा रही है। तो भाषा शिक्षण के संबंध में कथन अ और ब पर विचार करें, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन अ दिया गया है, शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक और या फिर एक मॉनिटर की होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर एनसीएफ 2005 ये कहता है कि आज की डेट में बच्चे शिक्षण के केंद्र में होने चाहिए। बालक केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, जिसमें जो टीचर है वो एक मॉनिटर का काम सिर्फ करना है उसको, कि एक तरीके से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहे होंगे, बस आपको उन्हें मॉनिटर करना है कि कहीं गलत डायरेक्शन में वो ना जाए या फिर गलत तरीके से क्रियाविधि ना कर रहे हैं। तो एक मॉनिटर की भूमिका रह गई है शिक्षक की। तो ये पहला विकल्प बिल्कुल सही था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो देखिए ये व्यक्तिवादी उपागम नहीं होता है, बल्कि संरचनात्मक उपागम होता है, क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान की संरचना स्वयं करते हैं। तो इसके लिए जरूरी ये है कि वो बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। तो ये व्यक्तिवादी नहीं है बल्कि संरचनात्मक उपागम है। तो ये दूसरा विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा, यानी अ सही है और ब गलत है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अ सही है और ब गलत है। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।